नमस्कार दोस्तों, कौटल्या बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पर अभी हम सब लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है और अभी एनसीईआरटी में विज्ञान विषय हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, विज्ञान विषय में हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया है, भोजन और भोजन के घटक क्या होते हैं। अगला चैप्टर आता है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तंतु से वस्त्र तक, कि जो तंतु होता है, तंतु से हम वस्त्र तक कैसे पहुँचे और तंतुओं से वस्त्र कैसे बनाया गया। ठीक, तो चलिए हम इसी बेस पर आगे पढ़ते हैं। देखिए, सभी लोग वस्त्र पहनते ही हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, वस्त्र सभी लोगों को बहुत ही कंपलसरी होता ही है पहनने के लिए। ठीक है, बहुत ही कंपलसरी है वस्त्र, भोजन और रहने के लिए घर। ये 3 चीज़ें मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है। ठीक, तो चलिए इसी पर हम आगे पढ़ते हैं, क्या है आगे देखते हैं। पहेली और बूझो। पहेली और बूझो क्या है? 2 स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, इनके स्कूल में एक कंपटीशन कराया गया विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। उसमें इन्होंने क्या किया? फर्स्ट प्राइज जीता, यानी कि उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला। वह दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई धनराशि, यानी कि जो उन्हें प्राइज में जो धनराशि मिला, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपने पेरेंट्स के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि जो धनराशि मिला हुआ है, चलिए इससे क्या किया जाए, हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए कोई अच्छा सा कपड़ा खरीद लेते हैं। वह कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। ठीक है, जब वो दुकान पर पहुंचे तो क्या देखे? वहाँ पर अनेक प्रकार के कपड़े देखे, रंग बिरंगे और भी अनेक प्रकार की विविधता देखकर दंग रह गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं और कुछ क्या है, कृत्रिम वस्त्र हैं। उसके पास ऊनी मफलर और शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी, यानी कि बहुत बड़ी सी दुकान थी, तो उसका मतलब कि वहाँ पर बहुत ढेर सारी वस्त्र और बहुत ढेर सारे कपड़े भी थे। तमाम प्रकार के कपड़े, ऊनी कपड़े भी थे, सूती कपड़े भी थे। ठीक है, पहले तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, क्या क्या? वो लोग बहुत ही अचंभित थे कि ये जो है कपड़ा, ये आखिर में इस प्रकार से कैसे है, और इसके बारे में उन्हें और भी अत्यधिक जानना था। ठीक, कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बोझों ने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को क्या किया? ध्यान से देखा और उसके बारे में विचार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने ये देखा कि जो बेडशीट है, यानी कि जो उनके बेड पर, बिस्तर पर जो चादर बिछाया जाता है, जो बिस्तर पर चादर बिछाया जाता है, वो, ठीक, कंबल, पर्दे, मेज पोस्ट, तौली और झाड़ू, यानी कि डस्टर, ये सभी क्या हैं? अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हुए हैं। ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हुए हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से ही बने हुए हैं। जैसे जब स्कूल बच्चे लेकर के जाते हैं ना, बैग वगैरह, बस्ता, तो क्या होता है, वो जो बैग है, बस्ता है, वो भी किसी ना किसी प्रकार के कपड़ों से ही मिलकर के बना हुआ है। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम के रूप में की। उन्होंने क्या किया? तमाम प्रकार के कपड़ों को देखा, तो कपड़ों की अलग अलग क्वालिटी थी, कोई सूती कपड़े, कोई ऊनी, कोई रेशमी और कोई कृत्रिम। ठीक है, इसके रूप में उन्होंने कपड़ों की पहचान की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि क्या आप भी पहचान कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पहचान कर भी सकते होंगे, है ना, क्योंकि गर्मियों में लोग दूसरे तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठंडियों में अलग तरीके के, है ना। जैसे सर्दी जब होती है तो क्या करते हैं लोग? ऊनी कपड़े पहनते हैं, और जब गर्मी होती है तो सूती कपड़े पहनते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के मौसम में, अलग अलग प्रकार के समय में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहना जाता है। अगर हम सर्दियों के मौसम में सूती कपड़े सिर्फ पहन कर रखेंगे तो क्या होगा? हमें बहुत ही ठंडक लगेगी और शरीर मेरा बीमार भी पड़ सकता है ठंड की वजह से, है ना। तो इसलिए क्या होता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहना जाता है। आगे देखिए, वस्त्रों में विविधता। जो वस्त्र हैं, इनमें क्या विविधता है? अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र करिए। प्रत्येक जो कपड़ा है, दर्जी लोग होते हैं ना आसपास में, जो हम लोग कपड़े खरीद करके दर्जियों से क्या करते हैं, अपने
नाप के अनुसार उसको फिटिंग कराते हैं, बनवाते हैं, ताकि हम उसको अच्छे से पहन सकें और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो जो कपड़ा बच जाता है, यानी कि कपड़ा बनाने के बाद में जो थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है, वो कपड़े की कतरन होती है। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव करिए। प्रत्येक कपड़े की कतरन को क्या करिए, इकट्ठा कर लीजिए और उसको स्पर्श करके छुइए, उसको अनुभव करिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, कृत्रिम के लेबल लगाने का भी प्रयास करिए। उस पर और भी लेबल लगाने का भी प्रयास करिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वो एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। यानी कि जब आप किसी कपड़े को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि कपड़े का टुकड़ा है ना। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने यहाँ ऊपर अभी जो पढ़े लेबल लगाया था, जो सारे कपड़ों पर क्रियाकलाप 1 में जो आपने कपड़ों को इकट्ठा किया है, उसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास करिए। जो आपने ढेर सारे कतरन इकट्ठे किए हैं उस पर क्या करिए, किसी एक कोने से, एक साइड से क्या करिए, कोई महीन सा धागा ढूंढने का प्रयास करिए और इसे क्या करिए, बाहर खींचिए। ठीक है। यदि कोई आपको धागा या तागा ना दिखाई दे, यदि कोई मान लो कि कपड़ा है उस पर धागा या तागा ना दिखाई दे, तो क्या करिए, सुई या पिन की सहायता से क्या करिए, उस तागे को निकालने का भी प्रयास करिए और निकाल करके खींच करके उसको बाहर करिए। हम ये देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनते हैं और जैसे ही वो तागा निकालने लगते हैं क्या होता है, कपड़ा बिखरने लगता है। ठीक है, फिर वो बेकार सा लगने लगेगा अगर कहीं से भी बीच से तागा हम लोग निकाल देते हैं तो जो कपड़ा होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, महीन महीन तागों से या महीन महीन धागों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, अब आ जाता है तंतु, कि तंतु क्या होता है। जब तागा या धागा होता है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया, लेकिन तंतु क्या होता है। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। ठीक है, कोई भी सूती या ऊनी कपड़ा ले लीजिए, उसमें से क्या करिए, कोई भी तागा आप बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को आप मेज पर रखिए या अपने तागे के टुकड़े से एक सिरे को अपने अंगूठे या हाथ से उसको मसलिए। तो मसलने के बाद में क्या होता है, वो अनेक प्रकार के खूब महीन महीन तागों में विखंडित हो जाता है। अपने नाखून से या तो उसे खरोचे या फिर उसको क्या करिए कि वो बिल्कुल बिखर जाए और पतली पतली लड़ियों में टूट जाए। ठीक, तो जब पतली पतली लड़ियों में टूट जाता है तो हम क्या देखते हैं कि वो और भी बारीक लड़ियां नजर आने लगती हैं। ठीक है, कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में भी पृथक हो जाता है और ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना भी कठिन हो जाता है। जैसे क्या होता है, जब पतली पतली लड़ियां क्या होती है, बिखर जाती हैं, तो जो सुई का नाका होता है जिसमें हम लोग धागे क्या होता है डाल करके कपड़े वगैरह सिलते हैं, अगर कहीं से धागा निकल गया, टूट या कपड़े फट गए तो क्या करते हैं, उससे हम सुई में धागा डाल करके सिल देते हैं। तो क्या होता है, अगर वो धागा बिखर गया है तो हम सुई के नाके में भी धागा नहीं डाल पाते हैं। ठीक, वो जो पतली लड़ियाँ होती हैं वही क्या होती हैं, तंतु होती हैं। ठीक है, वो जो पतली लड़ियाँ होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो धागा होता है हमारा वो क्या होता है, महीन महीन तंतुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी कई ढेर सारे तंतुओं से मिलकर के क्या बना हुआ होता है, धागा बनता है। और जब धागों को हम एक में पिरोते हैं तो क्या बन जाता है, सुंदर वस्त्र बन जाता है। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर के बनते हैं और तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, क्या आपने कभी ये भी सोचा कि जो तंतु है ये आते कहाँ से हैं? चलिए देखते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं ये, प्लांट या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और ऐसे तंतु जो कि सूती, जूट, रेशमी, ऊनी या जो ये सब वस्त्र हैं, ठीक है, ये पादप और जंतुओं से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कि ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। रुई तथा जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। आपने रुई भी देखा होगा, रुई का पौधा भी देखा होगा, है ना, उसमें से रुई निकलता है। जूट, पटसन ये भी देखे होंगे आप लोग जो गांव से लगभग बिलोंग करते होंगे। वैसे भी रुई और जूट से क्या होता है, कपड़े बनाए जाते हैं। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं की क्या है, उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और जो रेशम है किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं।
ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ठीक है, जो क्या होते हैं, ऊनी कपड़े, यानी कि जो ऊन बनते हैं वो किससे बनते हैं, भेड़ और बकरी। जो भेड़ और बकरी है, भेड़ और बकरी के बालों को क्या करते हैं, काट लिया जाता है और फिर उनके बालों को कर्तित करके क्या किया जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है। या फिर खरगोश हो गए, याक हो गए, ऊँट हो गए, इनके बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। और जो रेशमी तंतु होते हैं किससे मिलते हैं, रेशम के कीट से। ठीक है, रेशम का कीट जो होता है इसको पाला जाता है और उसमें कोकून बनता है। ठीक है, उन कोकून से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं रेशमी तंतु। ठीक, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। यानी कि आज से हजारों साल पहले क्या था, हजारों वर्ष तक, ठीक है, लगभग में हजारों वर्ष तक कपड़ा जो बनाया जाता था वो प्रकृत रेशों से ही बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई और फिर धीरे धीरे विकसित होता गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी तमाम प्रकार की आ गई, तो क्या हुआ, कृत्रिम रेशे तैयार किए जाने लगे और कृत्रिम रेशे तैयार करने के बाद में अन्य प्रकार के कपड़ों का भी उपयोग होने लगा। यानी कि पुराने ज़माने में देखते रहे होंगे कि लोग खाली सूती और खादी, ऊन, केवल इन्हीं सब के कपड़े पहनते थे। लेकिन आज तमाम प्रकार के कपड़े आपको देखने को मिलेंगे। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतुओं से नहीं है, उन तंतुओं का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम तंतु भी कहते हैं। यानी कि पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये सब क्या है, कृत्रिम तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। है ना, जैसे कहते हैं ना कि ये कपड़ा पॉलिएस्टर का है, ये नायलॉन का है ना। तो ये सब कपड़े क्या है, कृत्रिम तंतुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे आप लोगों में भी मूवीज़ वगैरह देखे होंगे या फिर हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो उसमें जब लोग युद्ध करने जाते थे, है ना, तो क्या करते थे, अपने सीने पर भी एक युद्ध से बचने के लिए रहता था पहनने के लिए, और मुकुट भी एक रहता था पहनने के लिए कि अगर कोई वार करे तो ढाल बन करके उनकी रक्षा करे। तो क्या था, ये जो युद्ध के समय पहना जाता था, ठीक है, जो योद्धा लोग पहनते थे वो भी किसी तंतु से मिलकर के बने हुए होते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ पादप तंतु जैसे कि रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों या फिर तकियों में भी किया जाता है ना। देखते होंगे कि लैंप जलाओ या फिर दीपक जलाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, रुई की बत्तियां बनाते हैं, है ना। रुई की बत्तियां बना करके उसमें लगाते हैं ताकि उसको हम जलाएं, है ना। और रुई का प्रयोग क्या हो, गद्दे, रजाई, जब सर्दी का मौसम आता है तो लोग रजाई ओढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो रजाई किससे बनी हुई होती हैं, उनमें रुई भर करके बनाया जाता है ना। तकियों में भी रुई भर करके बनाया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। अगर रुई आपको मिले तो रुई को क्या करिए, लीजिए और हाथ से मसल करके उसको ध्यान से देखने का प्रयास करिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हुई होती हैं। उन जो लड़ियों को आप देखते हैं वो क्या देखते हैं कि वो भी पतली पतली रेशों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि पतले पतले कपास तंतुओं से मिलकर के बना हुआ है। ये रुई कहाँ से आती है, इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो कपास है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो कैसी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, यानी कि इसमें मृदा काली होनी चाहिए, यानी कि काली मिट्टी की आवश्यकता होनी चाहिए और जलवायु एटमॉस्फेयर उष्ण होना चाहिए। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारे देश का ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है, जहां पर कपास की सर्वाधिक खेती की जाती है, यानी कि कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है।
कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। ठीक है, जो कपास गोलक होता है यानी कि जिसमें रुई लगा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कपास गोलक यानी कि नींबू के लगभग में होता है। पूर्ण परिपक्व होने पर क्या होता है, बीज टूटकर खुल जाते हैं और जैसे ही खुलता है अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले यानी कि जो कपास बीज को देखा जा सकता है। ठीक है, पूर्ण परिपक्व होने के बाद में क्या होता है, जब ये पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो इसका जो कपास गोलक होता है क्या होता है, फट जाता है और फटने के बाद में उसमें में से हम रुई निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफलों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। जब आप लोग कपास का खेत देखेंगे तो पूरा सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आएगा। जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा ना कपास गोलक तो क्या होता है, फट जाता है और फटने के बाद में उसमें में से रुई निकलता है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है ना। ये देखिए पूरा सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो कपास बाल होता है यानी कि जिनमें में से फट जाता है कप और उसमें में से रुई निकलता है ना, तो उसको क्या करते हैं, हाथ से उसको बढ़िया से अलग किया जाता है। ठीक है, जो रुई होता है उसको हम अलग कर लेते हैं और उसके बीज को अलग कर देते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, यानी कि कपास से रुई को अलग करना, यानी कि जो कपास का फल था, कपास गोलक था, उससे रुई को अलग करना क्या कहलाता है, कपास ओटना कहलाता है। यानी कि कपास ओटन के द्वारा हम लोग रुई को अलग करते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल क्या है, इतनी ढेर सारे खेती होती है। ठीक है, इतने ढेर सारे कपास की खेती होती है ना, तो हाथों से करना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए जब इतनी ढेर सारी मशीनों का आविष्कार हुआ तो फिर क्या किया जाने लगा, कपास ओटने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। कपास ओटने के लिए अब क्या किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है ताकि काम आसानी से और जल्दी हो सके। जैसे इधर देखिए कपास ओटना यहाँ पर दिया गया है, चित्र में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है जूट पटसन। जो जूट है ये क्या होता है, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में इसकी खेती कब की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है, जब पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। पटसन को कहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है हमारे भारत देश में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में यहाँ पर पटसन को सबसे अधिक उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप यानी कि जो फसल को पुष्पन अवस्था में काट लेते हैं। जब इसमें फूल लगता है ना, क्या करते हैं, तभी इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पटसन, जो पटसन है, पटसन भारत में सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर यानी कि उत्पादन होता है इसका, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। ठीक है, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जो पटसन पादप है ये फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। क्या करते हैं, इसको हम पुष्पन अवस्था में, यानी कि जब इसमें फूल लगता है तभी हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। इसको हम काटने के बाद में क्या करते हैं, इसके तने को ले जाते हैं और कुछ दिन के लिए हम पानी में डुबो देते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और ऐसा करने पर क्या होता है, जो इसका तना होता है, स्टेम होता है, वो धीरे धीरे गल जाता है। तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं को क्या करते हैं, हाथ के द्वारा अच्छे से साफ करके निकाल लेते हैं। ठीक है, जब उसका तना बढ़िया पूरा गल जाता है पानी में तो क्या करते हैं, उसको हाथ से धीरे धीरे क्या करते हैं, उनके सारे तंतुओं को ऊपर से हम खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है। ये जो तंतु हैं इन्हें क्या करते हैं, वस्त्र बनाने से पहले सबसे पहले तागा या फिर धागे में निर्मित करते हैं। ठीक है, जब धागा बन जाता है तब उसके बाद में उन धागों से हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पटसन का
पादप बना हुआ है, यानी कि पटसन का वृक्ष, पेड़ है पेड़, ठीक है, पेड़ या फिर पादप, ठीक है, ये पादप है जिसमें जब फूल लगता है, ठीक है, तो फूल लगने के बाद में क्या करते हैं, इस पौधे को हम लोग काट लेते हैं, ठीक है, और काटने के बाद में इसको ले जा करके पानी में डुबो देते हैं ताकि जो इसका तना है वो सड़ जाए, पूर्ण रूप से गल जाए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ये रुई से क्या करते हैं, तागा बनाया जाता है, और ये इधर एक साइड में चरखा है। आप लोगों को मालूम होगा कि सब पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, चरखे से सूत काटा जाता था, है ना, और फिर बनाया जाता था कपड़े, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है, सूत तागे की कताई। जो सूती तागा है उसकी हम लोग कताई कैसे करते हैं, यानी कि जो सूती तागा होता है उसको किस प्रकार से कताई करके हम लोग कपड़े का निर्माण करते हैं, ठीक। देखते हैं इसमें, आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप भी सूती तागा बना सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेसों को लगातार ऐंठते भी रहिए। यानी कि एक हाथ में पकड़िए और दूसरे हाथ से चुटकी से क्या करिए, जो रुई है उसको धीरे धीरे हम रेसे के रूप में बाहर खींचते रहें और उसको ऐंठते रहें, और ऐंठते रहेंगे, बाहर खींचते रहेंगे तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे पतला धागा बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आगे, क्या आप तागा बना सकें। रेसों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं, ठीक है। जो रेसे होते हैं, रेसों से जब हम तागा बना लेते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कताई बोला जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेसों को खींच करके ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेसे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है, ठीक है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली भी कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक युक्ति है जिसे कहते हैं चरखा, ठीक है। चरखा का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। पुराने ज़माने में पहले क्या किया जाता था, चरखे का ही प्रयोग किया जाता था, और सबसे फेमस तो चरखे का उपयोग महात्मा गांधी जी करते थे, सभी लोग जानते भी होंगे, है ना। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता भी प्रदान की थी, है ना। जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था कि नहीं अब भारत को स्वतंत्र ही करा लेना है, तो गांधी जी ने क्या किया था कि विदेशी कपड़ों और विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दिया था, और उन्होंने चरखा से सूत काट करके खुद ही, ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए कि नहीं, जो हमारे देश में निर्मित होगा, जो भी चीज़ बनेगा उसी का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो चरखे से ही सूत काट करके और यहाँ पर कपड़ा बनाना शुरू किए थे कि हम लोग खुद ही कपड़ा बनाएंगे और खुद ही इसको पहनेंगे। लोगों को हाथ कटे तागों से बुने वस्त्रों को खादी पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो बाहर से, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो हम लोग कपड़े आयात किए जाते हैं, लिए जाते हैं, ठीक है, उन कपड़ों को बहिष्कार कर दिए थे, ठीक। और क्या किया था कि चलिए हम सभी लोग खादी कपड़े पहनेंगे, विदेशी कपड़े नहीं यूज़ करेंगे। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में एक संगठन का निर्माण किया। क्या किया था, 1956 ईस्वी में एक संगठन का निर्माण किया था जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। 1956 ईस्वी में एक ऐसा संगठन बनाया गया, ठीक है, कि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ खादी और ग्राम उद्योग, यानी कि गांव-गांव में जो उद्योग लगाए जाते हैं सिर्फ उसी का निर्माण करेंगे, ठीक है। और जो खादी कपड़े तैयार होंगे, जो बनेंगे, वही कपड़े हम लोग यूज़ करेंगे, पहनेंगे। बृहद पैमानों पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है, ठीक है। जब खूब ढेर सारे जब तागों का निर्माण करना होता है तो क्या किया जाता है, कताई मशीनों के द्वारा कताई किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग क्या किया जाता है, वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। और जब कताई हो जाती है और जब धागे तैयार हो जाते हैं तो फिर उन धागों से वस्त्र का निर्माण किया जाता है, ठीक। इसमें तागे से वस्त्र,
आगे फिर तागों से क्या किया जाएगा, वस्त्र का निर्माण किया जाएगा। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई और बंधाई हैं। ठीक है, तागों से कपड़े बनाने के लिए कई ढेर सारी विधियां हैं जो कि अपना करके हम लोग बनाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर बुनाई, पहली प्रक्रिया क्या है, बुनाई। क्रियाकलाप टूप में आपने ये भी देखा होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों यानी कि जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिल करके बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। ठीक है, आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यानी कि इसमें तागों का हम दो सेट लेते हैं। ठीक है, दोनों सेट को क्या करते हैं, आपस में हम अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं और उसको, ठीक है, एक धागे को दूसरे धागे से इस प्रकार से हम बनाते जाते हैं कि उससे आगे क्रम व्यवस्थित हो जाए, उसका क्रम अच्छे से व्यवस्थित हो जाए और धीरे 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 वो कपड़े का निर्माण कर सके। जैसे कि घरों में, गांव घरों में मम्मियाँ लोग है ना, जो मम्मी होती हैं, मम्मी या दादी अम्मा, वो लोग क्या करती हैं, ऊन से स्वेटर का निर्माण करती हैं, है ना, या फिर ऊनी कपड़े बुनती हैं। तो क्या होता है, वो बुनाई होता है, यानी कि उसको दो धागे ले करके, ठीक है, और उसको आपस में क्या करती हैं, बुनती हैं, है ना, और उससे कपड़े का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। आगे क्रियाकलाप दिया गया है, भिन्न रंगों की दो कागज शीट लीजिए, दोनों में से एक 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। ठीक है, अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए, एक शीट पर चित्र में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए और दूसरी शीट पर चित्र 3.1.2 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं की अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोल करके क्या करिए, इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटाओं से चित्र में दिखाए अनुसार बुनिए और इनमें क्या करिए, बुनने के पश्चात, इनमें पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना भी दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि ये कागज़ लीजिए, कागज़ को मोड़ करके किस प्रकार से काटना है और फिर उसके बाद में ये किस प्रकार से एक कागज़ को दूसरे कागज़ के सिरे में लगाना है, और इस प्रकार से देख रहे होंगे कि एक अच्छा सा सुंदर सा दिख रहा होगा। ठीक है, आकृति यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हम धागे से बुनेंगे तो धागे से सुंदर सा कपड़ा बन करके तैयार हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुन करके वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत ही पतले होते हैं। कागज़ की पट्टियाँ तो बड़ी बड़ी हो गई, ठीक है, वो तो हम बना रहे थे वैसे ही, ठीक है, कोशिश कर रहे थे कि हाँ हम कोशिश करके भी ऐसा कर सकते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। किस पर की जाती है, करघों पर। ठीक है, पहले क्या था, ये करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या फिर अथवा विद्युत प्रचालित, यानी कि जो करघे होते हैं, पहले क्या था, लोग हाथों से करघा चलाते थे। ठीक है, जिससे कि क्या होता था, कपड़े बुनते थे। ये यहाँ पर हथकरघा बना हुआ है, देखिए हाथ से चलाया जाता है। लेकिन अब आजकल क्या है, आजकल अब मशीनों का युग हो गया है, तो अब मशीनों के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि लाइट से चलाया जाता है, जिससे कपड़ा जल्दी से जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। ठीक, देखिए एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं, जो घर पर मम्मी बुनती होंगी। इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींच करके देखा है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र उजड़ता चला जाता है। ठीक है, कभी आपने भी देखा है कि जो स्वेटर है या फिर सॉक्स है या कोई भी वस्त्र है, उसके अगर एक तागे को पकड़कर खींचेंगे तो क्या होता है, वो तागा धीरे धीरे निकलता जाएगा और वो जो कपड़ा होगा धीरे धीरे उजड़ता हुआ चला जाएगा, है ना। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं। ठीक है, मोजे हो गए या फिर कोई भी अन्य पहनने वाली वस्तुएं हो गई, कपड़े हो गए, ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से की जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देख भी रहे होंगे आप। ठीक है, ये यहाँ पर स्वेटर की बुनाई हो रही है हाथ के द्वारा, है ना। इसमें धागों को आपस में क्या किया जा रहा है, लपेटा जा रहा है।
दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किए जाते हैं। ये जो दोनों प्रकार की बुनाई अभी मैंने बताया, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक है, इन वस्त्रों का उपयोग क्या करते हैं, ढेर सारी वस्तुओं को बनाने में करते हैं। ठीक, आगे है, पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है। इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है। नारियल तो सभी लोग देखे होंगे, नारियल है ना, अगर नारियल आप लोग लेते हैं तो उसके ऊपर देखते होंगे रेशा पूरा ढेर सारा लगा हुआ होता है ना। उसका जो बाहरी खोल होता है वो क्या होता है, रेशे और तंतुओं से ढके हुए होते हैं। तो क्या वो रेशे जो होते हैं, वो तंतु होते हैं, उनका भी कोई प्रयोग होता है, उनके द्वारा भी कोई कपड़ा बनाया जाता है क्या। अगर बनाया जाता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा उपयोग है उस रेशे का, उस तंतु का। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं आगे क्या है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। जो वस्त्र है, वस्त्र की सामग्री का क्या इतिहास है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में यानी कि बहुत पहले लोग क्या पहनने के लिए प्रयोग करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग क्या करते थे, वृक्षों की छाल, जो पेड़ होते हैं उनकी छाल को, ठीक है, और बड़ी बड़ी पत्तियों को, और जंतुओं की चर्म यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनकी खालों को, और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। यानी कि जो प्राचीन काल में है ना, जब क्या नाम है, तमाम प्राचीन काल में जो आदिमानव लोग रहते थे, है ना, तो वो सब देखते भी रहे होंगे या फिर इतिहास में पढ़ा भी होगा। तो उसमें क्या था कि लोग किस प्रकार से वस्त्र पहनते थे, है ना। तो लोग या तो वृक्षों की छालों को अपने शरीर पर लपेट करके पहनते थे, या फिर बड़ी बड़ी पत्तियों को लपेट लेते थे, और या फिर जो बड़े जीव जंतु हो गए उनकी खालों को उजाड़ करके उन खालों से अपने शरीर को ढकते थे। ठीक, कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ बनाना भी सीखा। और कृषि समुदाय में क्या किया इन्होंने, जब कृषि समुदाय में बस गए, है ना, तो उसके पश्चात क्या किया लोगों ने, टहनियाँ, ठीक है, पतली पतली टहनियों और जो घास थे उनसे क्या किया, बुन करके चटाई और डलियाँ यानी कि टोकरियाँ भी बनाना शुरू कर दिया। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई और इनको बुन करके क्या किया, वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। ठीक, फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु भी कहा जाता है। एक नाम और भी आ गया, फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स क्या है, एक प्रकार का पादप है जो कि प्राकृतिक तंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, जो फ्लैक्स है ये भी एक प्रकार का प्लांट है जिसके द्वारा हम लोग तंतुओं का यानी कि तंतु प्राप्त कर सकते हैं, और जिसके द्वारा हम कपड़ों का निर्माण भी कर सकते हैं। देखिए, जो प्राचीन काल में क्या था, जब लोगों को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था तो लोग अपने शरीर को ढकने के लिए तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग ही करते थे, जो मैंने बता दिया है कि वृक्षों की छाल और बड़ी बड़ी पत्तियों और जंतुओं की चर्म, इन सब का प्रयोग करते थे, है ना। उसके बाद में जब धीरे धीरे उन्होंने कृषि सीखा और जब पेड़ पौधों को भी उगाना सीख लिया, तो उन्होंने फिर क्या किया, धीरे धीरे पेड़ पौधों छोटे छोटे घासों को काट करके उन्होंने क्या किया, चटाई बनाने लगे, ताकि चटाई बन जाए तो हम लोग उसी पर लेट और बैठ सकें। और फिर डलिया यानी कि टोकरियों को बनाना भी सीख लिए। ठीक है, और इनको क्या करते थे ये लोग, जंतुओं की ऊन और उनके बालों को आपस में ऐड करके भी लंबी लंबी लड़ियां बना करके इनसे क्या करते थे, वस्त्र भी बना करके तैयार करते थे, जो खुद के शरीर को अच्छे से ढक सकें और सर्दी गर्मी बरसात से बचा सकें। ठीक, चलिए यहाँ पर फिर देखते हैं आगे क्या है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। वैसे फ्लैक्स की खेती कहाँ पर की जाती थी, और ज़्यादातर रुई की भी खेती की जाती थी नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। जानते होंगे कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है, यानी कि सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी, नील नदी। तो जो नील नदी के आसपास वाले क्षेत्र थे, इलाके थे, वहाँ पर इसकी सबसे अच्छी खेती होती थी, किसकी, रुई और फ्लैक्स की खेती। ठीक,
उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। पुराने ज़माने में लोगों को सिलाई का मतलब भी नहीं पता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। क्या करते थे? अपने पूरे भाग को, शरीर के पूरे भाग को वस्त्रों से आच्छादित यानी कि ढकने की कोशिश करते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का भी उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए भी कपड़े तैयार किए। और जैसे जैसे चीज़ें विकसित होती गई, ठीक है, और फिर आगे आदिमानव ने अच्छे से मनुष्य का भी रूप ले लिया और फिर मनुष्य ने सब कुछ सीख लिया। आग का भी आविष्कार हो गया, ठीक है, सारी चीज़ों का आविष्कार हो गया। और जब सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखने लगे तो क्या किया उन्होंने? सुई का प्रयोग करके अच्छे से कपड़े को भी बुनना शुरू कर दिया, ठीक है। लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े तैयार किए और फिर उसे उन्होंने पहनना शुरू किया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियों और पगड़ियों के बिना भी सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है? बहुत आश्चर्य की बात है ना। फिर यहाँ पर है, जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। अभी मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भोजन है, भोजन में जब अनेक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी विविधता आपको देखने को मिलेगी। अगर जहाँ भी आप हैं वहाँ से अगर अदर देश में जाएंगे या अदर क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा? पहनावा और कपड़ा अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो कपास गोलक है, कपास गोलक को ओढ़ करके क्या बनाते हैं? रेशे बनाते हैं, है ना। और रेशे को कताई करके क्या बनाते हैं? तागे बनते हैं। और फिर तागे को हम लोग बुनाई या बंधाई के द्वारा क्या बनाते हैं? सुंदर वस्त्र का निर्माण करते हैं, ठीक। नीचे देखते हैं यहाँ पर, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, ठीक है। वस्त्र सामग्री यानी कि जिसके द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है, ठीक है। और वस्त्रों में बहुत ढेर सारी विभिन्नता होती है। सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर, ठीक है, ये ढेर सारे प्रकार के कपड़े होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा जो हम लोग पहनते भी हैं और अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़ों का भी उपयोग करते हैं, उनको पहनते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं। किससे बनते हैं? वस्त्र तागों से मिलकर के बनते हैं, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु, जो तंतु होते हैं ये या तो प्राकृतिक होंगे और या फिर संश्लिष्ट होंगे, यानी कि कृत्रिम तंतु होंगे। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, या तो प्राकृतिक या फिर कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक जो कि प्रकृति से मिलता है और कृत्रिम जो कि मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया जाता है। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। यानी कि ये किसके उदाहरण हैं? कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जो रुई है और जूट है, ये तंतु हम लोगों को प्लांट से मिलता है। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं, ठीक है। कताई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तंतुओं से हम लोग तागा बनाते हैं। और तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है, ठीक है। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है, जिनसे क्या बनता है? वस्त्र तैयार होता है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा वस्त्र के बारे में, ठीक है, कि वस्त्र क्या होता है, इनका निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बूझो जानता है कि रुई के तागों के जलने पर निकली गंध कागज के जलने की गंध जैसी होती है। वो ये जानना चाहता है कि क्या वह ये मान सकता है कि कागज भी पादपों से बना है, ठीक है। क्या वो ये मान सकता है? जब आप दोनों को जलाएंगे तो लगभग में गंध आपको कुछ सेम जैसा ही मिलेगा कि हाँ, इसका जो गंध है वो भी एक उसी के जैसा है। कपड़ा और रुई अगर आप जलाएंगे, ठीक है, और कागज़, है ना, तो उसका गंध आपको जब आप वो सूंघेंगे तो गंध अजीब सा लगता है, ठीक। तो क्या ये सोच रहा है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट से अगर तंतु प्राप्त होता है, वस्त्र बनाए जाते हैं, तो क्या प्लांट से कागज भी बनता है,
ठीक, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या हम लोग मान सकते हैं क्या या नहीं, ठीक है, या फिर कागज़ जो है कागज़ किससे बनाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करते रहें। ठीक, जय हिंद।